मंच टीवी के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में हमारी मुलाकात हो रही है दीपक टोनी सिरवानी जी से। जी, इनका नाम वैसे उल्लासनगर शहर में परिचित है टोनी सिरवानी जी के नाम से, लेकिन जो हमारी जानकारी है तो इनका नाम दीपक है। फिर भी मैं चाहूँगा सर कि आप अपने मुख से अपना पूरा परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम दीपक टोनी सिरवानी है। मेरे पिताजी मेरे गुरु साईं लच्छीराम जी आश्रम भी थे, ज्ञानी पुरुष भी थे, सत्संग प्रवचन करते थे। उनके आशीर्वाद से मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूं। टोनी जी, ये जो आपने अपने पिताजी की बात कही, तो तब से लेकर आज तक हम उल्लासनगर 3 में ओटी सेक्शन परिसर में ये जानते हैं कि वहाँ पर कोई दरबार है, उसका जिक्र ज़रा पब्लिक के लिए करेंगे। 3 नंबर ओटी में ऐसे तो 2 दरबारें हैं। एक स्वामी धर्मदास जी दरबार है, एक हमारी गुरु गुलराज साहब कुटिया है। काफ़ी पुराने हैं, जैसे पाकिस्तान से, अखंड भारत से मैं ऐसे कहूँगा। साईं निर्भयराज जी आए थे, उन्होंने जब गादी छोड़ी तो मेरे पिताजी मेरे गुरु साईं लच्छीराम जी ने वो गादी नशीन हुए। उसके बाद 2007 में मेरे पिताजी जब चोला छोड़ा तो अभी मेरी माताजी श्रीमती कविता सिरवानी जी आज वो गादी नशीन है। धर्मदास दरबार और गुरु गुलराज कुटिया का आपस में कोई संबंध इन दोनों दरबारों का? दोनों दरबारें हैं, दोनों के गुरु जी हैं, सब सेवादारी, सब आपस में 3 नंबर ओटी की दोनों दरबार हैं। हर कोई अपनी मेले अपने रहते हैं, सब रहते हैं कि वहाँ के सेवादारी हमारे आश्रम में हमारे फंक्शंस पे आते हैं, हमारे सेवादारी उनके फंक्शंस पे जाते हैं, साथ मिलजुल के अपने गुरु जी के जो फंक्शंस रहते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। जो संत समाज के लोग होते हैं, संत रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनकी संतानों को भी जनता जो है, पब्लिक जो है, वहाँ के स्थानीय लोग जो है, वो उसी नज़र से देखते हैं, वही उनमें आस्था भी रखते हैं। तो क्या लोग आपको भी साईं के नाम से जानते हैं? काफ़ी दोस्त हैं मुझे जो टोनी साईं जी करके बुलाते हैं, और किसी को आप मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं साईं लच्छीराम जी का लड़का हूँ। और यहाँ पर ये एक ही प्रथा है कि आप संत के घर पे पैदा होते हो, तो जैसे आपने देखा होगा कि साईं बलराम जी के 2 सुपुत्र हैं, आज जो छोटे हैं, लेकिन हम भी उनको संयम साईं, अपूर्वा साईं करके कहते हैं। साईं परमानंद जी के सुपात्र है साईं कालीराम जी, साईं ओमी राम जी, साईं छोटू राम जी। तो एक उपाधि मिल जाती है हम अगर हम लोग एक संत के घर पे जन्म लेते हैं तो। साईं, जैसे दूसरी दरबारों का, दूसरे संतों का आपने नाम लिया, तो हम देखते हैं कि कहीं दुर्भाग्यवश या फिर जो ज़िंदगी का एक नियम है कि जो आते हैं उनको जाना है, तो किसी एक बड़े संत के जाने के बाद उनकी संतान को, उनके बेटे को गादी पर बिठाया जाता है। लेकिन आपकी गुरु गुलराज कुटिया में ऐसा नहीं है, आप गादी पर नहीं हैं अपने पिता के बाद, आपकी माता जी हैं। तो उसके पीछे कोई ठोस वजह है? काफ़ी अच्छी ठोस वजह थी, क्योंकि 2007 में जब संत साईं बलराम साहब जी ने मुझसे कहा था कि अभी आपको थोड़ा राजनीति में आना पड़ेगा, तभी हमारे पिताजी भी थे। तो मैंने उनसे कहा था, ठीक है साईं जी, अगर आपकी ये इच्छा है तो हम लोग पूरी करेंगे। और वो इच्छा हमने पूरी भी की। उसके बाद जैसे पापा ने चोला छोड़ा 2007 दिसंबर में, तो साईं बलराम जी और अन्य संत समागम में मुझसे कहा गया कि आप गादी पे बैठिए। मेरा यही उनका कहना था कि सिर्फ गादी पे बैठना ही सब कुछ नहीं होता, ज्ञान होना चाहिए, प्रवचन का नॉलेज होना चाहिए, आपने वेद पढ़ना चाहिए, तो गीता ज्ञान होना चाहिए, सभी वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं था। और माता जी मेरी थी कारपोरेटर वो टाइम में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन संभालूं आश्रम का, मम्मी का। तो ये कारण था कि मैं वो टाइम में सक्षम नहीं था कि मैं वो एक सीट वो संभालूं। लेकिन आज के युग में, आज की तारीख में, क्या अपने आप को आप सक्षम मानते हैं? फिर से अगर लोग आप कहें कि आप इस गादी को संभालिए, तो क्या ये हो सकता है? देखिए सर, संत समाज में पैदा हुआ गया और मैं गादी नशीन हो जाऊं, प्रवचन करूं, 4-6 मेरे सेवादारी हो, वो बहुत इजी काम है। मैंने क्यों सोचा क्यों ना इस शहर में रहते अपने समाज को, अपने शहर को एक और कुछ अच्छा दे पाता हूँ। एज अ यंग मुझे ये ख्याल आया कि मैं
पॉलिटिकली अगर आदमी चाहे, साईं बलराम जी का साथ था, जीवन भाई का साथ था, तो मैं ये चीज़ में आ गया। वो चीज़ में जाता था तो मेरे लिए बहुत काफ़ी आसान था वो कि मैं प्रवचन करूँ। ये चीज़ में आया कि मुझे अपने शहर को कुछ देना है, अपने समाज को कुछ देना है। वो चीज़ें भी होती रहेगी समय के अनुसार। साईं जी, आज के युग में देखा जाए तो प्रवचन का क्षेत्र जो है पॉलिटिक्स से भी आगे बढ़ गया है। कई कई स्थानों पर हम देखते हैं प्रवचन में पब्लिक भी काफ़ी आती है, पब्लिक अभी उस ओर उनका खिंचाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब एक और आप बोलते हैं कि कविता शीरवानी जी उस समय नगर सेविका थी और आज वो गादी नशीन है, तो वो क्या प्रवचन करती हैं? मम्मी पहले से 20 साल से पिताजी के साथ, उनके साथ पूरे भारतवर्ष में वो दरबारों में पापा के साथ पे रहते थे। उनके प्रवचन से आज वो मम्मी जो है सब वेदों का उनको ज्ञान हासिल है, भजन कीर्तन करते हैं, उनका पूरा टीम बना हुआ है भजन संगीत का। तो जी, युवा होने के नाते आपने बताया कि आपकी रुचि जो हुई समाज के लिए, तो आपका मन अपने आप में उस ओर अग्रसर हुआ या किसी ने आपको उस विषय में प्रेरणा दी? मैं ये बात समझूंगा कि ये कुदरत ने सोचे समझ के मुझे ये लाया कि 2007 में हमने नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी ब्रह्मलीन होंगे, और 2012-13 में साईं बलराम जी हमारे 3 नंबर ओटी के जो हमारे शहर की जान थे, साईं बलराम जी, उनका ब्रह्मलीन होना, तो कहीं ना कहीं मैं कुदरत को ये मानता हूँ कि मुझे उनको यहाँ पर लाना था कि अपने समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति मुझे कुछ अच्छा करना था। आपके राजनीतिक क्षेत्र की ओर अग्रसर होने के लिए साईं बलराम जी ने अहम भूमिका निभाई, क्या ऐसा कह सकते हैं? ये दिस इज 100% करेक्ट। साईं बलराम जी ने साईं पार्टी बनाई, वो अध्यक्ष थे जी। अभी वो नहीं है। जिस तरह वो आपकी प्रेरणा थे, वो आपके चहेते थे, उनके जाने के बाद क्या साईं पार्टी अभी भी आपकी चहेती है या उसके लोग, उनके अध्यक्ष, जैसे मैं कहूँ कि जीवन इंद्रानी जी अभी आपकी नज़र में वही जगह, वही स्थान प्राप्त करते हैं? 100%। देखिए, कुदरत का नियम है, जो चीज़ आनी है वो चीज़ जानी है, बट द शो मस्ट गो ऑन। अभी साईं जी ने जो साईं पार्टी बनाई थी, उनको आधे में तो कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। उन्होंने शहर में परिवर्तन लाया 2006 में, आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे सब लोग। 2007 में हमारा मेयर बना, 2012 में हमारा मेयर बना। तो साईं जी का यही था कि सीट के लिए नहीं, अपने समाज के लिए कीजिए। आज विजनरी जो है हम जीवन भाई में देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना भी है कि साईं जी हमारे साथ है, उनकी प्रेरणा हमारे साथ है, उनके दिए हुए वचन जो शहर को है वो हमें निभाना है। 100% साईं पार्टी जीवित है, जीवित रहेगी। चलिए, दरबार की बात से आगे बढ़ते बढ़ते हम राजनीति की ओर बढ़े हैं, तो ये बात भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेयर, आपने बात कही कि साईं पार्टी का मेयर भी बना और फिर यूटी में रहकर आपने नगर पालिका में शासन भी किया। अब जब साईं पार्टी बनी है, उल्लासनगर में आपको आगामी चुनाव लड़ने हैं, तो जब मेयर बनाने के लिए आपको अन्य पार्टियों का सहयोग रहता है, यूटी में भी आपने कार्य किया, इस बार आपकी रणनीति क्या रहेगी? किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ेंगे या फिर साईं पार्टी सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इट्स वेरी टू अर्ली टू से दैट। हम लोग लगभग सारे उल्लासनगर में अपनी सीट्स लगाएंगे, और एक हमारा मेन मोटो ही है कि एक ईमानदार कोशिश साईं पार्टी का जो सिद्धांत है, स्लोगन है, तो वो पब्लिक के सामने हमने अपना जो मुकाम हासिल किया है या करने वाले हैं, हमने क्या किया है इन बिटवीन 2012 से 2017, पब्लिक ने भी देखा है। आगे चल के हमको पूरे के पूरी सीट पे लगा के, और हमारा अपने बलबूते पर हमको अपनी योग्यता से 55 से 60 सीट्स का हम लोग का टारगेट है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये लगा है कि 55 से 60 सीटों पर साईं पार्टी एक अलग पार्टी करके चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन? फिलहाल इट्स टू अर्ली टू से दैट। जब साईं पार्टी की बात होती है, जैसे आपने पहले सवाल के जवाब में ही कह दिया कि साईं बलराम जी अध्यक्ष थे, उन्होंने जो पार्टी बनाई तो कारवां आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो वहीं से आपकी आस्था, आपका विश्वास साईं पार्टी में दिखाई दिया। लेकिन कुछ लोगों में अफवाहें भी हैं कि जब चुनाव के आते आते
आपका एक यू टर्न हो सकता है किसी अन्य पार्टी में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया जा सकता है, तो ये महज अफवाहें हैं या कुछ सच है? जिनके बारे में अफवाहें होती हैं हम उन्हीं से पूछें तो अच्छा होगा। सर, संत समाज से बिलोंग करता हूँ जी। और चोला एक ही बार पहनते हैं, वो चोला यहाँ तो आपके साथ ही जाता है। तो संत समाज का ये उद्देश्य राजनीति में भी लागू होता है? 100%। वैसे राजनीति में देखा गया कई बार ऐसा होता नहीं है, कई बार जो है वादे किए जाते हैं, प्रोमिसेस किए जाते हैं, समय आने पर कहाँ से कहाँ टर्न हो जाता है, कोई किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप होता है। राजनीति में आप उस उद्देश्य को ही लाएंगे जो संत समाज? मेरा पूरा टारगेट है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊं, ना कि मैं दूसरी पार्टी को देखूं कि उनमें क्या चल रहा है। साई पार्टी के लिए अगर मुझे अपनी आहुति भी देनी पड़ी तो मुझे देना पड़ेगा कि मुझसे कोई बेटर लीडर आए मेरे एरिया में या आगे, तो मुझे उनके लिए आहुति भी देनी पड़े, मुझे खुशी खुशी रही, लेकिन साई पार्टी मेरे सीने में है। साई पार्टी बनने से पहले आपने किसी अन्य पार्टी के लिए काम किया था? पहले मेरे मामा जी थे श्री ठाकुर बैरानी जी, कुमार एलानी जी के लिए भी किया है मैंने, तो वो एक अपना रवैया रहता है, लेकिन जब एक बात अपने पर आती है, अपने इसमें आती है, तो अपना सिद्धांत। साईं बलराम जी आपकी प्रेरणा रहे। साईं बलराम जी ने अपनी पार्टी बनाने से पहले पप्पू कलानी के साथ राजनीतिज्ञ जो थे इस शहर के जाने माने, उनमें साईं बलराम जी का भी नाम था, लेकिन पप्पू कलानी के साथ ही थे। तो पप्पू कलानी के लिए कभी आपने अपने वार्ड में वोट मांगे, कभी आपने उनके लिए कार्य किया? कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। ऐसे देखिए, मैं तो राजनीति में अभी 5-6 साल हुआ है, लेकिन ऐसा सुना गया था कि पप्पू कलानी के लिए भी उनके स्तंभ भी जीवन भाई, साईं बलराम जी, किशोर वनवारी जी और दिलीप लालवानी जी, ऐसे कई अन्य थे जिन्होंने पप्पू कलानी को उस मुकाम पर पहुंचे। तो पप्पू कलानी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके उस समय के नेतृत्व, जब साईं बलराम जी उनके साथ थे या स्तंभ थे, आप बता रहे हैं कि जीवन इदनानी जी, क्या अंतर है उनके उस समय के कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में? देखिए, सेम वही बातें हो जाती है कि ही वॉज अ गुड लीडर टू आवर सिटी। ओके। पर कभी कभी बातें ऐसी हो जाती है कि जैसे साईं बलराम जी, जीवन भाई, ये कुछ बातें होगी जो उन्होंने उनसे किनारा कर लिया। आपने देखा होगा कि 2004 में जब वो उनके साथ थे तो उन्होंने जीत हासिल की, 2009 में वो कुमार एलानी जी के साथ थे तो उन्होंने जीत हासिल की। तो इनका मतलब है कि जीत का जो स्रोत है इनके पास, श्रेय जो है वो आप साईं बलराम जी को देना चाहते हैं या टीम फिर को, उनकी टीम को देना चाहते हैं? आपके वार्ड की बात करते हैं। आपकी वार्ड में इन दिनों पानी की समस्या को लेकर कुछ इश्यूज आए थे, फिर शायद समाधान भी हुआ था। सड़कों की समस्या को लेकर कुछ इश्यूज अभी भी बने हुए हैं, उस बारे में ज़रा रोशनी डालें। पहले पानी का मैं बताऊंगा आपको। पानी का जो आज 50 साल में ऐसा क्राइसिस कभी नहीं देखा होगा, शायद उल्लासनगर में, मैं इंडिया के लिए बात करूँगा। उसके बावजूद हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, सक्षम अधिकारी हमारे पास नहीं है, स्टिल अभी तक हमारे पास सक्षम अधिकारी नहीं है, न शहर में पानी का टाइम टेबल है, कहाँ पर हफ्ते के 7 दिन पानी आ रहा है, कहाँ पर हफ्ते के 2 दिन पानी नहीं मिल रहा है। ब्लू लाइन 2014 में 2012 में जैसे इनका पहला टाकी का काम चालू हुआ तो वो आनंद नगर में मेरे वार्ड में चालू हुआ। 2013 सबसे पहले इंडिया में JNURM की जो स्कीम है पूरे इंडिया में उल्लासनगर में 3 नंबर ओटी मेरे वार्ड में मैंने चालू करवाई कि उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज मुझे मालूम पड़े। 3 साल मुझे लगे उसको बाइफिकेशन करने के लिए कि जोन वाइज कैसे होना चाहिए। अधिकारियों ने तो अपने हिसाब से बना लिया, लेकिन कहाँ पर ऊंचाई, कहाँ पर स्लोप में पानी कंटिन्यूस चालू होता है, ऊंचाई पे पानी, तो सरप्लस वॉल्स जगह जगह पे लगाना ये हमारी एक ड्यूटी रहती है, जो हमको मालूम पड़े कि किधर 2 घंटे जा रहा है, किधर 2 मिनट नहीं जा रहा। 2012 से पहले जो मेरा आधा वार्ड था उसमें 16 टैंकर चलते थे। 15 दिन में हमने वो लाइंस वहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करके, मेरे पास रिकॉर्ड है, आपको मैं नेक्स्ट आपका जब भी रहेगा मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा। 16 टैंकर मैंने 15 दिन में, जैसे जीतने के बाद मैंने 16 टैंकर बंद करवाए, उनको प्रॉपर पानी की लाइन्स से होना। आज भी मेरी टीम 6 से 7 लोग हैं, जोन वाइज प्रॉपर पब्लिक को, हमको जैसे वहाँ से रहता है, हम पब्लिक को पहले पानी का टाइम बता देते हैं, आपको ये टाइम पे पानी आएगा, तो जैसे वो अपनी सुविधा के अनुसार वो तैयारी करते हैं।
बात रही 2014 में, जब भी मैं वाटर सप्लाई चेयरमैन था, साईं बलराम जी का एक ही सपना है, साईं लच्छीराम जी का एक ही सपना था, 3 नंबर, पूरे 3 नंबर, ना कि 3 नंबर रोटी, उनके लिए एक सेपरेट लाइन होनी चाहिए थी। 2002 से वो काम चालू हुआ था, वो ठंडे बस्तों में पड़ा हुआ था। 2014 में मैंने 15 से 20 दिन MIDC के चक्कर लगा के मैंने वो लाइन क्लियर करवाई। आज उस लाइन में 2 साल हो गए हैं, लगभग 15 दिन का कुछ काम बाकी है शेष। जैसे हमारे को PWD स्टेट से परमिशन मिलेगी, एक सर्टेन एक पार्ट कुछ रहा हुआ है बोला, तो पूरे 3 नंबर को, ना कि सिर्फ 3 नंबर रोड, पूरे 3 नंबर को इतना पानी होगा कि ज़िंदगी में हमारी माताएं, हमारी बहनें कभी गागर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको प्रॉपर नल से पानी देने की जिम्मेदारी साईं पार्टी ने उठाई है। शहरवासियों को भरपूर पानी मिले, वो जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम चेयरमैन बना मैं 3 महानगर पालिका का वाटर सप्लाई का, तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो JNNURM की स्कीम है उसका उसी साल में जितना हो सके वो लाइनें बिछाना, प्रॉपर टाँकियाँ चालू करवाना। साईं बलराम जी के आशीर्वाद से मेरे कार्यकाल में 3 टाँकी चालू हुई, बालकंजी बारी, 3 नंबर रोटी और शेरी लुंज की एरिया में, रोमा, तक्षशिला और तकरीबन 7 से 8 टाँकियों का वो टाइम में काम चालू हुआ था। सड़कों के विषय में क्या बताएं? सड़कों के विषय में ऐसा है कि सर, कि आपने देखा होगा कि 2012 से पहले तो 1.5 साल हमारा LBT की वजह से पूरा कामकाज ठप हो गया। उसके बाद कुछ महापौर की वजह से इशू हुए 6 महीने, 2 साल ही हुए। 1 साल हमारा डेवलपमेंट प्लान की वजह से हमारे शहर में गतिविधियाँ थी। उसके बावजूद मेरा जो एम था कि मेरे 3 नंबर रोटी या मेरे परिसर की, हम नगर सेवक हैं, जो हमारा काम जो रहता है, कोई भी नगर सेवक नहीं चाहेगा कि उसका वार्ड, उसका परिसर पानी हो, सड़क हो, कचरा हो या अन्य सुविधाओं से वंचित रहे। जैसे जैसे मुझे क्लैरिफिकेशन मिलता था, हमारे 5 कमिश्नर चेंज हुए तो फाइल्स उतने टाइम वेट हो जाती थी। आज आपने देखा होगा, जैसे अप्रैल में हमारे को वर्क ऑर्डर मिला है, जून जुलाई में परमिशन नहीं मिलती है PWD से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रोड खुदाई की। जैसे हमको मिलती है हम वैसे वैसे पार्ट करते जाते हैं। और ये काफ़ी अहम रास्ते हैं 3 नंबर रोटी से, जिसमें CHM रोड कनेक्ट होता है, स्टेशन रोड कनेक्ट होता है, स्कूल से 4-5 नंबर कनेक्ट, तो हम लोग पूरा ट्रैफिक हम लोग बंद नहीं कर सकते। इसके लिए हमको ये फटाफट रोड कंप्लीट करने हैं। ये एक एम है कि 3 नंबर रोटी नहीं, पूरे 3 नंबर के रोड जो रहे हुए हैं। राधा स्वामी हॉल से लेकर 3 नंबर OT तक जो रास्ता जाता है वो आज भी खस्ता हाल में है। कुछ इस बारे में भी इन दिनों सुनाई देती है बात, कई समय से सुनाई दे रही है कि यहाँ इस रोड पर कोई राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। नगर सेवक जो है चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं, ये सही है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इश्यूज जो थे वो म्यूनसिपालिटी के फंड्स के इशू थे। कोई भी आज कॉन्ट्रैक्टर आप देखेंगे तो उनको 2-2 साल पेमेंट नहीं मिल रही है। उनका भी कोई गलती नहीं है कि वो, आज हम किसको पेमेंट देते हैं तो हम 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में, आज बॉम्बे में 7 डेज में पेमेंट है। तो यहाँ पर जो सक्षम, ये 5-5 करोड़ के काम है, तो सक्षम कॉन्ट्रैक्टर भी तो होंगे जिनको अपनी जेब से 5 करोड़ लगा के फिर उनको 1.5-2 साल के बाद मिलेंगे। पहले होता था RA, रनिंग अकाउंट, उनको पेमेंट मिलती थी ऑक्ट्रे टाइम। आज वो स्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको कॉन्ट्रैक्टर की भी बात सुननी पड़ती है, उनके अनुसार हमको काम कराना पड़ता है। भविष्य में डोनी जी आपके वार्ड से लोग क्या उम्मीद करें? ये सड़कों की जो खस्ता हाल है, ये सुधरने के लिए आप चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने उल्लासनगर वासियों को बताऊंगा कि राधा स्वामी हॉल से 3 नंबर रोटी, एक ये रोड लगभग 2.25 करोड़ का ये सेंक्शन हो गया अप्रैल में, और 3 नंबर रोटी से रामायण नगर, ये 2 करोड़ का रोड है, सेंक्शन हो गया। लेकिन हम दोनों रोड एक साथ नहीं चालू कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर रोटी में आने के लिए और 3 नंबर रोटी से बाहर निकलने के लिए ये दोनों रोड ही है। अगर हम ये दोनों रोड एक साथ ही बंद करके चालू करेंगे तो यहाँ की पब्लिक को काफ़ी परेशानी होगी। तो पार्ट वाइज हम लोग ने 3 नंबर रोटी से जसलोक तक एक लगभग 200 मीटर का एक पार्ट पूरा किया है। अभी जसलोक स्कूल से राधा स्वामी हॉल तक का 450 मीटर्स का है। लगभग हम अक्टूबर और नवंबर के बीच में एक पोर्शन उसमें लेने वाले हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके दिवाली में आपके घर के सामने वाली सड़क या कुछ भी ऐसा हो।
हमारे पास फिर काफ़ी अच्छा समय रहेगा, दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक धूप का पीरियड रहेगा, बारिश नहीं रहेगी, हमको काम करने का जॉब इजी रहेगा। बाकी ये है कि जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरी करने की काबिलियत भी रखते हैं। टोनी जी, साई पार्टी में आप कोई पद ग्रहण करते हैं? आप किसी पद पर हैं? नहीं, मैं पद पे विश्वास नहीं करता हूँ। साई पार्टी का एक अहम अंग आप बोल सकते हैं मुझे। तो वो अहम अंग होने के नाते आप पूरे शहर के लिए क्या विज़न रखते हैं? पूरे शहर के लिए विज़न ये रखते हैं कि पब्लिक का साथ हमको और मिलना चाहिए, तो ये शहर बहुत अच्छा बनेगा। एक 13 बाय 13 किलोमीटर का स्क्वायर मीटर, आपको ये मालूम होगा कि सिंगापुर हमसे 1.5 गुना ज़्यादा है। सिंगापुर की जो ये है बाउंड्रीज है 22 बाय 27 किलोमीटर है। ओके। तो हमारा शहर काफ़ी अच्छा बन सकता है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं। तो अगर पब्लिक का साथ रहेगा हर चीज़ में, ट्रैफिक में हो, कचरे में हो, पानी बचाने में हो, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। हम ये शहर को और अच्छी दे पाएंगे सेवा। तो टोनी जी गुरु गुलराज कुटिया के साईं के नाम से भी परिचित हैं लोगों में, और फिर अपना व्यवसाय भी देखते हैं, और राजनीतिज्ञ के नाते, एक नगर सेवक के नाते, एक समाज सेवक के नाते इस शहर में इनको क्या क्या करना है वो सारी बातें इन्होंने आपके सामने कही। टोनी जी, इस कार्यक्रम में हम एक सेक्शन करते हैं रैपिड फायर, जिसमें हमारी ओर से एक शब्द बोला जाएगा, उसके जवाब में आप भी एक शब्द या एक वाक्य बोल सकते हैं। वो जवाब आपके तुरंत आपके दिल से निकलने चाहिए, उसमें सोच विचार का समय बिल्कुल आपको नहीं दिया जाएगा। मेरा सबसे पहला शब्द है रैपिड फायर सेक्शन में जिंदगी, लाइफ। सीखना। संत समाज। उज्जवल भविष्य। पॉलिटिक्स। ईमानदारी। सोसाइटी, समाज। क्लीनिनेस, अचीवमेंट। उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्टिल टू इम्प्रूव। साई पार्टी। एक ईमानदार कोशिश। भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल भूल भुलैया। जीवन इतनामी। गुड लीडर। साईं बलराम। इंस्पिरेशनल। हमारा आखिरी सवाल, जाते जाते एक मुलाकात में आपसे, आप इस सवाल में अपने जीवन के वो 2 क्षण बताएंगे, वो 2 पल बताएंगे। एक वो जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, और दूसरा वो जिसमें सबसे ज़्यादा दुखी हुए थे। सबसे ज़्यादा खुश मैं हुआ था जब मेरे घर पे एक कन्या ने जन्म लिया था, मेरी बेटी आस्था ने। और हमारा साईं पार्टी का उद्देश्य भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो मेरी गुरु भी है, समझिए आप। तो आज मैं उनसे सीखता हूँ। मेरी बेटी आज वो मेरे कपड़े वो निकाल के देती है, मेरी पेन, आज मुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिन कैसा हो, मैं उसकी फेस पे देखता हूँ। सबसे तो मेरे पिताजी जब यहाँ से ब्रह्मलीन हुए थे, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है, चलिए, जो नियम है आना जाना। तो यह है टोनी साईं जी, टोनी सीरवानी, टोनी दीपक सीरवानी, जिन्होंने अपने दुख और सुख के क्षणों में अपने परिवार को ही बताया, अपने पिताजी, अपनी बेटी, और अपनी निजी ज़िंदगी में इन्होंने कैसे समाज के लिए, राजनीति के लिए एक विज़न रखा है, एक नज़ारा रखा है। तो भविष्य के दिनों में भी इनसे आगे जानते जाएंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।